सर क्वेश्चन में हमें ये बताया जा रहा था कि ये पर्टिकुलर पर्सन जब रिटायर हुए ना, तो इनको जो पीएफ के पैसे मिले इन्होंने वो कंपनी में डिपॉजिट करा दिया है। क्वेश्चन ये कह रहा है एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पर पीएफ के पैसे मिल रहे हैं। एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पर पीएफ के पैसे मिले 50 लाख का। इन पैसों को इन्होंने क्या करा? क्वेश्चन ये कह रहा है इन पैसों को इन्होंने कंपनी में डिपॉजिट करा दिया। कब जमा कराया है? सर उसकी डेट बताई गई है 1 दिसंबर। 30 नवंबर को एम्प्लॉय रिटायर हुआ, पैसा मिला, 1 दिसंबर को इन्होंने जमा करा दिया। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहे हैं 9% पर एनम है। तो हमें ना सिर्फ 4 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना होगा। ₹50 लाख का लोन है, 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 50 लाख का डिपॉजिट है हमारा जो हमने कंपनी को उधार दिया। इस पे 4 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है सर, ओके 1.5 लाख है ना। आइए सर, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, बस एक वर्किंग नोट बचा है हमारा। किस चीज का वर्किंग नोट बनाना है बताइए? सर आरपीएफ का। आरपीएफ का वर्किंग नोट बनाना है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है हमें आरपीएफ के अकाउंट में 30,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूटर कर रहा था, कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा था एम्प्लॉयर 30,000 पर मंथ, है ना। सर वर्किंग नोट बना लेते हैं, देखिए प्लीज। कैलकुलेशन ऑफ सर इस बार इतने लेंदी क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि फुल फ्लेज क्वेश्चन ये तो सब्जेक्टिव के हिसाब से होंगे। मैम पेपर 1 में नहीं आएंगे, आईटीआई आईटीओ के सिर्फ पेपर 4 में आ सकते हैं। दूसरी बात मैम एक्चुअली क्या है, देखिए ये पूरा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन ने आपसे आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल पूछ लिया, तो इंटरेस्ट टैक्सेबल पूछ लिया, तो ये तो पूछा जा सकता है ना। तो ये जो कैलकुलेशन है ये हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। पेपर में एक पॉइंट, एक नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कोई एक पॉइंट तो आएगा ही। जी जी था। जी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बताइए कितना है? 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 8, 2,40,000 है। लेस कीजिए इसमें से, ये एग्जम्प्ट होगा कितना? 12% ऑफ सैलरी। और मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है बताइएगा? सबसे पहले बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस टर्नओवर बेस्ड कमीशन। जैसे बेसिक सैलरी हमें गिवन थी 1,75,000। डीए 75,000 का था, 1/3 फॉर्मिंग है, इंटू में 8, टर्नओवर बेस्ड कमीशन है नहीं, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बताइए? 1,75,000 इंटू में 8, 14 लाख। 75,000 का 1/3 इज 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज 2 लाख। 16 लाख रुपए। तो बस 16 लाख का 12%।
1,92,000 आ जाएगा, है ना। तो बस अमाउंट टैक्सेबल आ जाएगा यहां पर हमारे पास 48,000 रुपीज। 48,000 टैक्सेबल, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 48,000। अच्छा, आगे देखिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारे पास है 1,65,000 का, और 15% के रेट से मिला है 165। तो आइए प्लीज, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ रिसीव 1,65,000, लेस एग्जम्प्ट अप टू 9.5% पर एनम। इसमें से 9.5% का एग्जम्प्ट है, तो निकालिए कितना होगा 9.5%। 1,65,000 15% के रेट से, तो 9.5% कितना? 1,65,000 1,04,500 6,05,00। अमाउंट टैक्सेबल 60,500 आ गया, है ना। यहां दिखा दीजिए 60,500। इनकम भी निकाल देते हैं पूरी, इसमें ऐड कीजिए 48,000 एंड 60,000, ये आ गया 24,68,500। 24,68,500 माइनस कीजिए 50,000, 24,18,500, 25,68,500 माइनस 1,50,000, 24,18,500। ठीक है ना। 23,10,000, 24,18,500 और 52,90,000। सर ये हमारे पास ना हमारी आरपीएफ की कैलकुलेशन हो गई सारे केसेस। यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। $23,10,000, 23,68,500,
सर ये आंसर गलत दिया, 2418,500 है, 23,68,500 नहीं, 2418,500 आएगा जो हमारा है। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने अपने पास ये डिस्कस किया था, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अगर मिलता है तो इस केस में ना तीन चीजें कैलकुलेट की जाती हैं। एक होता है अमाउंट रिसीव, एक होता है 5 लाख रुपए, एक होता है 15/26 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और एनी पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। ठीक है सर, हमारे लिए ना इतना रेलिवेंट नहीं है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बस इतना याद रखिएगा, 5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है इसमें, अप टू 5 लाख, है ना। फिर इसके साथ हमने डिस्कस किया था सर वीआरएस। वीआरएस में एग्जाम्पशन होती है अमाउंट रिसीव और 5 लाख रुपए विच एवर इज लेस। इसमें भी याद रखिएगा 5 लाख रुपए तक की छूट होती है वीआरएस। 1010B, 1010C, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एंड वीआरएस। सर आईटीओ पेपर 4 के जो कैंडिडेट्स हैं ना, उनकी हम एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। इस सैटरडे संडे में रख लेंगे तो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, पास्ट पेपर्स की भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा, थैंक यू सर। एक दो छोटी छोटी सी बातें और हैं पीपीएफ से रिलेटेड, वो डिस्कस कर लेते हैं। सर आरपीएफ की एग्जाम्पशन के लिए कंडीशन ये होती है, एम्प्लॉय कम से कम 5 साल जॉब करके रिटायर हो। अगर एम्प्लॉय 5 साल से पहले रिटायर हो जाता है ना, तो फिर उसको एग्जाम्पशन नहीं देते। एम्प्लॉय कम से कम 5 years जॉब करके रिटायर होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय 5 years जॉब करके रिटायर होगा तभी पीपीएफ आरपीएफ में एग्जाम्पशन मिलेगी। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है सर, हम पीएफ अकाउंट से लोन ले लेते हैं। अगर आप पीएफ अकाउंट से लोन लें और उसका रीपेमेंट करें, सर ना लोन लेने का कोई टैक्स ट्रीटमेंट होता है ना रीपेमेंट। आपने लोन लिया, नो टैक्स ट्रीटमेंट, आपने रीपे किया, नो टैक्स ट्रीटमेंट। ठीक है सर, ये हमारे पास बात हो गई पीएफ, प्रोविडेंट फंड। सर अब एक कंसेप्ट समझ लीजिए डिडक्शन का। चैप्टर 16 के तहत हम अपने पास सैलरी इनकम से ना डिडक्शंस देते हैं। ये डिडक्शन कितनी मिलती है सर? सबसे पहले है स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 16(1)(a). ठीक है, हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, उसकी जितनी भी सैलरी इनकम होगी उसमें से 50,000 रुपए तक की डिडक्शन मिलेगी। और अगर ये न्यू रिजीम फॉलो करता है तो सर, अगर ये न्यू रिजीम फॉलो करेगा ना, तो इसको फिर हम डिडक्शन 50,000 के बजाय 75,000 की देंगे। जी, अगर कोई इंप्लॉई ओल्ड रिजीम फॉलो करता है 50,000 की डिडक्शन, अगर कोई इंप्लॉई न्यू रिजीम फॉलो करता है तो 75,000 की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है सर, दूसरी डिडक्शन होती है एंटरटेनमेंट अलाउंस की। एंटरटेनमेंट अलाउंस ये क्या होता है सर? ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देता है एंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस के लिए। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को अलाउंस दिया कि भाई आप कहीं घूमने वूमने चले जाओ, पार्टी में चले जाओ, मूवी देखने चले जाओ, आप मैच देखने चले जाओ, इसके लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को अलाउंस देता है। सर इसकी एग्जम्पशन, इसकी डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है।
ठीक है, लेकिन दुख की बात यह है कि जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ये पैसे नहीं मिलते। ठीक है, डिडक्शन तो है लेकिन पैसे ही नहीं मिलते। डिडक्शन कितने की मिलेगी? अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तो उसको डिडक्शन देंगे एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, 20% ऑफ बेसिक सैलरी और 5,000 रुपए विच एवर इज लोअर की। ठीक है सर, एक्चुअल अमाउंट रिसीव 20% ऑफ बेसिक सैलरी एंड 5,000 रुपीज विच एवर इज लोअर शेल बी अलाउड एज डिडक्शन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ओनली। सर ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है और किसी को नहीं मिलेगा। सर प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है? सर एक पर्सन है मिस्टर ए, एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कंपनी है XYZ लिमिटेड दिल्ली। ठीक है, अब ये कंपनी से हर महीने सैलरी कमाते हैं, तो बताइए इन्हें सैलरी इनकम किसकी वजह से हो रही है? दिल्ली सरकार ने कहा हमारी वजह से हो रही है। अगर दिल्ली ही नहीं होती तो कंपनी कहाँ होती, और कंपनी नहीं होती तो सैलरी कहां से कमाते? तो ऐसे में कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स, सर मैंने दिल्ली का एग्जांपल लिया है, वैसे दिल्ली में ये टैक्स चार्ज होता नहीं है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ये कहती हैं कि क्योंकि आप हमारे यहाँ आकर काम करते हैं, आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। सर इस टैक्स को ना प्रोफेशनल टैक्स कहते हैं। प्रोफेशनल टैक्स, देखिए नाम से लग रहा है प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशनल्स पे लगता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं सर। ये टैक्स प्रोफेशनल्स पे नहीं लगता, ये सैलरीड एम्प्लॉइज पे लगता है। कुछ स्पेसिफिक सिटीज में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ये टैक्स चार्ज करती हैं। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास ये जो प्रोफेशनल टैक्स है इसकी डिडक्शन मिलेगी। सर देखिए, प्रोफेशनल टैक्स अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन पे करेगा ना, इनकम टैक्स क्या कहता है, भाई आपने ये पैसे क्योंकि पे कर दिए, आपके पास से खर्च हो गए, तो आप जितना भी प्रोफेशनल टैक्स पे करेंगे हम आपको उसकी डिडक्शन दे देंगे। प्रोफेशनल टैक्स पेड की डिडक्शन मिलेगी आपको 16(3) में। ठीक है ना, बस एक बात का ध्यान रखिएगा प्लीज, इट मस्ट बी एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर। इसका पेमेंट हो जाना चाहिए। सर किसी भी टैक्स की तब तक डिडक्शन नहीं मिलती जब तक उसका एक्चुअल पेमेंट ना हो जाए। इट मस्ट बी एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर। आपने पेमेंट कर दिया तो छूट मिलेगी, पेमेंट नहीं किया तो छूट नहीं मिलेगी सर। ठीक है ना, दूसरी बात सुनिए, इफ प्रोफेशनल टैक्स इज आउटस्टैंडिंग, एंड नॉट पेड, मान लीजिए प्रोफेशनल टैक्स आउटस्टैंडिंग हो, उसका पेमेंट ना हुआ हो, तो सर नो डिडक्शन। फिर इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो आप प्रोफेशनल टैक्स पे करेंगे तो डिडक्शन मिलेगी, पे नहीं करेंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। अच्छा, अब मान लीजिए प्रोफेशनल टैक्स लगा, हमने पे नहीं किया, दूसरे साल फिर लगा पे नहीं किया, तीसरे साल फिर लगा पे नहीं किया, अब मान लीजिए 4-5 साल का प्रोफेशनल टैक्स पे किया। सर मैं इसी प्रोफेशनल टैक्स की बात कर रहा हूं जिसका पेमेंट नहीं हुआ था। मान लीजिए बाद में इसके पैसे दे दिए गए तो फिर इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। इन द ईयर ऑफ पेमेंट, तो जिस साल में आप पे करेंगे ना उस साल में डिडक्शन दे देंगे। मान लीजिए
एक साल लगा पेमेंट नहीं किया, नो डिडक्शन, दूसरे साल लगा पेमेंट नहीं किया, नो डिडक्शन, तीसरे साल लगा पेमेंट नहीं किया, नो डिडक्शन, चौथे साल में 4 साल के पैसे दे दिए। तो 4 साल के पैसे दे दिए ना, चारों साल के प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन ईयर ऑफ पेमेंट में दे दूंगा, ईयर ऑफ पेमेंट में, ठीक है ना। और आखिरी बात सुन लीजिए प्लीज, कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रोफेशनल टैक्स है ना, वो एम्प्लॉयर पे कर देता है। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय से कहा कि भाई ऐसा है, तुम्हारा प्रोफेशनल टैक्स मैं दे दूं। तो अगर एम्प्लॉयर प्रोफेशनल टैक्स पे कर दे तो सर एम्प्लॉय का टैक्स एम्प्लॉयर ने दिया। बताइए फायदे की बात है नुकसान की? सर फायदे की बात है। और फायदे की बात है ना सर, कसम खा लीजिए बस, हर फायदे पे टैक्स। सर ये तो फायदा हुआ ना, और फायदा हुआ तो फायदा मतलब परकोजिट, इसको ऐड कर देंगे सैलरी इनकम। लेकिन सुनिए प्लीज, सर पेमेंट भी तो हो गया, पेमेंट भी तो हो गया, और पेमेंट हो गया ना, तो डिडक्शन भी मिलेगी। सिक्सटीन थ्री में, ठीक है, 16(3) में डिडक्शन भी मिलेगी, ठीक है। सर मैं ये बता रहा था कि इस पर्टिकुलर केस में अगर कोई पर्सन प्रोफेशनल टैक्स पे करता है, तो जब वो पे करेगा डिडक्शन दे देंगे, अगर आउटस्टैंडिंग है तो डिडक्शन नहीं दूंगा, लेकिन अगर बाद में पे कर देता है तो डिडक्शन दे दूंगा। और अगर ये पैसे एम्प्लॉयर ने दिए तो पहले इसे इनकम में ऐड किया जाएगा, बाद में डिडक्शन दे जाएगा। सर एक बार पढ़ लीजिए प्लीज। प्रोफेशनल टैक्स, any amount of professional tax actually paid during the year by the employee shall be allowed as deduction under section 16(3) in the year of payment। जिस साल में पैसे दिए जाएंगे उस साल में डिडक्शन दे दूंगा। नो डिडक्शन shall be allowed for professional tax due but not actually paid during the year। अगर ड्यू है लेकिन पे नहीं हुआ, नो डिडक्शन। if professional tax of earlier years is paid during the current year, then deduction shall be allowed in the year of payment। अगर मान लीजिए प्रोफेशनल टैक्स है कोई पुराना, जिसको हम करंट ईयर में पे करते हैं, तो जिस साल में आप पे करेंगे ना, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और इफ प्रोफेशनल टैक्स ऑफ एम्प्लॉय इज पेड बाय एम्प्लॉयर, देन इट शैल बी फर्स्ट इंक्लूडेड या एडेड इन ग्रॉस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय परक्विजिट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17(2) एंड देन डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 16(3)। पहले ऐड कीजिए, बाद में लेस कीजिए। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर ये अगर प्रीवियस ईयर का प्रोफेशनल टैक्स करंट ईयर में भरता है तो उस पे कोई लिमिट है कितने प्रीवियस ईयर्स का भर सकते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कितने भी साल का पे कर सकते हैं। ठीक। सर ये ओल्ड रिज्यूम में मिलेगा ना, ये जी वाला सर, और ये ऊपर वाला ओल्ड में भी, मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। और ऊपर वाला भी ना, एंटरटेनमेंट वाला भी। एंटरटेनमेंट वाला भी। ठीक, ओके सर। सर जैसे ही हमारा ये टॉपिक खत्म होगा ना, कल मोस्ट प्रोबेबली या तो अभी खत्म हो जाएगा, अगर कुछ छोटा सा पार्ट बच भी गया ना तो कल खत्म हो जाएगा। कल जैसे ही सैलरी खत्म होगा, हम न्यू रिजीम स्टार्ट करेंगे, और न्यू रिजीम में हम अपने पास ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, कौन कौन से नहीं। कल इमीडिएटली आफ्टर सैलरी। सर प्रोफेशनल टैक्स का कोई अमाउंट का लिमिट नहीं है ना एग्जाम्पशन के लिए? वैसे तो एक थियोरिटिकली 2500 की लिमिट होती है, लेकिन इनकम टैक्स में नहीं होती, ये प्रोफेशनल टैक्स पर होती है। कोई भी गवर्नमेंट 2500 रुपए से ज्यादा का प्रोफेशनल टैक्स चार्ज नहीं कर सकती, तो इसीलिए तो 2500 रुपए का ही होगा। 3 साल का अगर ड्यू हो तो सर 75 हम था। तो दे देंगे, सेक्शन ओके 16(3) में देयर इज नो लिमिट। 4 साल का ओके ड्यू है, आप तो 10,000 की डिडक्शन दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम। ओके ओके, थैंक यू सर। सर एक कंसेप्ट है अब हमारे पास ग्रेड पे। अभी हमें रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) पढ़ना है,
पहले जरा हम ग्रेड पे का कंसेप्ट कर लें, फिर हम डिस्कस करेंगे। सर ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। ग्रेड पे सिस्टम क्या होता है? सर मैं ये बता रहा था कि कभी कभी क्या होता है, जैसे एक एम्प्लॉई है हमारे पास, उसने ज्वाइन किया, हमने उसे बताया कि जी आपको हम सैलरी देंगे सपोज 50,000 पर मंथ। अब सर आमतौर पर हर साल एम्प्लॉई को अपनी सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट दिया जाता है। हमने कहा जी अगले साल आपकी सैलरी 2,000 रुपये बढ़ा देंगे, तो फिर सैलरी कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। फिर एक साल बाद दोबारा से 2,000 बढ़ा देंगे, तो सैलरी कितनी हो जाएगी? 54 हो जाएगी। हमने कहा ऐसे करते 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 हम आपकी सैलरी 2,000 रुपये बढ़ाते हुए चले, ठीक है ना? सर हमेशा 2,000 ही बढ़ेगी क्या? हमने कहा नहीं, 5 साल तक बढ़ाएंगे, तब तक जब तक आपकी सैलरी 60,000 ना हो जाए। फिर उसके बाद आपकी सैलरी 3,000 से बढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो ऐसे में ना हम एम्प्लॉय को ना ज्वाइनिंग के टाइम पर ही बता देते हैं इस तरह से कि देखिए आपकी सैलरी होगी 50,000 रुपये, हर साल 2,000 रुपये बढ़ाया जाएगा टिल ये 60,000 ना हो जाए, ठीक है? तो 50 में एवरी ईयर 2,000 2,000 2,000 करके ऐड करूंगा, कब तक? जब तक ये 60 ना हो जाए। तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर में जब इसने ज्वाइन किया तो इसे सैलरी कितनी मिलेगी? 50,000। सेकेंड ईयर में सर 2,000 ऐड कर दीजिए, तो कितनी हो जाएगी? 52। फिर थर्ड ईयर में फिर 2,000 ऐड कर दीजिए, सेकेंड ईयर में 54 हो जाएगी। फिर फोर्थ ईयर में 56 हो जाएगी। फिफ्थ ईयर में 58 हो जाएगी। और सिक्स्थ ईयर में हो जाएगी 60। फिर जब 60 हो जाएगी ना, तो हमने कहा फिर आपको हम नेक्स्ट ग्रेड में ट्रांसफर कर देंगे, न्यू ग्रेड, ठीक है ना? तो इस तरह से हमारे पास ये हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, ये किसकी चल रही है? सर बेसिक सैलरी की, बेसिक, ठीक है? इसके बाद जो सैलरी है वो 3,000 बढ़ने लगेगी मान लीजिए। और कब तक बढ़ेगी? हमने कहा सर तब तक बढ़ेगी जब तक 75 ना हो जाए। तो अब जब सिक्स से सेवंथ ईयर में जाएगा ना, तो अब सैलरी कितनी हो जाएगी? 63। एट्थ ईयर में 68। नाइन्थ ईयर में, सॉरी दिस इज 66 नॉट 68, 66, 69, 72, 75। इस बात को ना हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको दोनों को कंबाइन करके लिखना चाहें तो 50,000, 2,000, 60,000, देन 63, 75, है ना? तो कई बार ग्रेड इस तरह से भी बता दिया जाता है। फिफ्टी थाउजेंड, 2,000, 60,000, 3,000, 75, ठीक है?
आइए सर, देखिए आपके यहाँ के सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग तो ग्रेड पे का ना एडवांस कैलकुलेशन आपके यहाँ रहती है। मैं तो सिर्फ उतनी बातें कर रहा हूँ जितनी ना हमारे क्वेश्चन के लिए टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। तो आपका जो सर्विस रूल्स है वो सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग है, मैं तो सिर्फ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बातें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमें यह बताया गया कि एक पर्सन है मिस्टर ए, इन्होंने जॉब ज्वाइन की और कब की सर? 1 अगस्त 2020 को की। ठीक है, और मैं मानकर चलता हूं मैं प्रीवियस ईयर 2025-26 की कैलकुलेशन कर रहा हूं। जब इन्होंने जॉब ज्वाइन की तो इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, मान लेते हैं 40,000, 2,500, 55,000, 4,000, 75,000 के ग्रेड। ठीक है, तो अब 1 अगस्त 2020 को इनकी सैलरी कितनी थी बताइए? 40,000। 1 अगस्त 2021 को कितनी हो जाएगी? 42,500। 1 अगस्त 2022 को 45,000। 1 अगस्त 2023 47,500। 1 अगस्त 2024 50,000। फर्स्ट अगस्त 25 52,500। 1 अगस्त 26 55,000 रुपए। सर हमें अपने पास जो कैलकुलेशन करनी है ना वो करनी है 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026। तो देखिए बीच में यहाँ एक होगी 1 अगस्त 2025। इससे पहले जो सैलरी होगी ना, ये देखिए वो रही होगी 50,000। इसके बाद हो गई होगी 52,500। तो ये सैलरी रही होगी सर अप्रैल टू जुलाई, ये होगी अगस्त टू मार्च। तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 52,000 मल्टीप्लाइड बाय 8, 6,20,000। सर ये ना बेसिक सैलरी है, बेसिक 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 सैलरी है 6,20,000। इसके अलावा क्वेश्चन में बताया होगा आपको डीए मिलेगा। एक तो ये मिनट के लिए अप्रैल मान टू लीजिए जुलाई और अगस्त 75%। टू मार्च कैसे पता चला? जी मैम, अब ये 50,000 जो अप्रैल टू जुलाई है, ये कैसे पता चला? मैम 1 अगस्त 2025 को सैलरी बढ़ के 52,500 हुई, उससे पहले 50,000 थी। सैलरी जो इंक्रीज हुई है वो इंक्रीज कब हुई है? सैलरी इंक्रीज हुई है 1 अगस्त 2025 को, उससे पहले तक सैलरी 50,000 थी। तो ओके ओके 50,000 फॉर सर, 4 मंथ्स एंड ठीक है 8 मंथ्स के सर, लिए 52,500। मैंने ये चेक नहीं किया सर। जी, तो हमें बताया जाएगा कि हमें बेसिक मिलता है, एचआरए मिलता है। बस एक बार आप बेसिक की कैलकुलेशन कर लीजिए, फिर इस 620 का 75% निकाल दूंगा।
6,20,000 का 60% निकाल दूंगा। ठीक है, अलग अलग कैलकुलेशन इस तरह से मैं अपने पास बाकी अमाउंट्स की कर दूं। अच्छा, ऐसे ही हमें मान लीजिए बताया गया एग्जांपल नंबर 2, मिस्टर बी XYZ लिमिटेड में जॉब कर रहे हैं। अगर डीए बीच में चेंज हो जाए तो मतलब डीए का कुछ परसेंट बीच में चेंज हो रहा होगा तो फिर तो उसी सर हिसाब से फिर उसी के हिसाब से हम मंथली कैलकुलेशन कर देंगे। जैसा जैसा सर हम देखिए ना, हमारे ऑफिस में ऐसा ही होता है, गवर्नमेंट जॉब में ऐसा ही होता है, डीए बीच में चेंज हो जाता है। तो डीए जब चेंज हो जाए ना, तो चेंज होने से पहले वाली परसेंटेज अलग निकाल देंगे, चेंज होने के बाद वाली परसेंटेज अलग निकाल देंगे, अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर देंगे सर। मैंने तो ये माना है कि डीए सेम रहा, अगर डीए चेंज हुआ है तो उसमें चेंज डीए के हिसाब से कर देंगे। आइए सर, मैं ये बता रहा था, मिस्टर बी XYZ लिमिटेड, इन्होंने जॉब ज्वाइन की थी 1 नवंबर 2019 और इनका जो ग्रेड पे था ना, वो था, मान लेते हैं 60,000, 3,000, 78,000, 5,000, 98,000। तो अब देखिए 1 नवंबर 2019 को इनकी सैलरी कितनी थी? 60,000। 1 नवंबर 2020 को कितनी हो जाएगी? 63। 1 नवंबर 21, 1 नवंबर 22, 1 नवंबर 23, 1 नवंबर 24, 1 नवंबर 25, 1 नवंबर 26। 26 की जरूरत है नहीं मुझे, मुझे तो सिर्फ 25 की जरूरत है ना, वो पहले वाले की ना, बाद वाले। तो 63, 66, 69, 72, 75, 78, फिर 83। अब देखिए हमारे लिए जो रेलिवेंट ईयर है वो तो ये है। तो हमें जो चाहिए बेसिकली वो कौन सा वाला चाहिए सर? 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक चाहिए। तो ये चल रहा होगा और कुछ पोर्शन ऊपर वाले में से होगा भाई। 1 अप्रैल 2025 को सैलरी चल रही थी 75,000 और 31 अक्टूबर तक चली। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 मंथ्स। 1 नवंबर 25 में सैलरी इंक्रीज हो गई और 31 मार्च तक इंक्रीज रही। 31 मार्च 2026 सैलरी हो गई है 78,000 मल्टीप्लाइड बाय 5। इस तरह से मैं अपने पास कैलकुलेशन कर लूंगा बेसिक का। सर ये बेसिक है, फिर डीए, HRA, बाकी सारे अलाउंसेस वो तो आएंगे ही आएंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन है वो तो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। जी
आइए जरा कैलकुलेशन एक बार इसकी करके बात को समझ लेते हैं। ग्रेड पे सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर अविनाश ज्वाइन with Vishal Limited on 1st January 2019. सैलरी थी 30,000, 1,000, 37, 2,000, 51। 1st January 19 में सैलरी थी 30,000। सर 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 1st January 25 में हो जाएगी 36। सर 1st January 2025 करंट ईयर में है नहीं, करंट ईयर तो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, है ना। तो 1st January 26, 37। तो अब ध्यान से देखिए सर, 1 अप्रैल 25 से 31 दिसंबर 25 तक कितनी होगी सैलरी? 36,000 इंटू 9। 1 जनवरी 26 से 31 मार्च 26 कितनी होगी? 37,000 इंटू में 3। यह आ जाएगा 3,24,000। 37 इंटू 3, 1,11,000। ऐड कीजिए, 4,35,000। 4,35,000 ये हमारे पास। ईयर स्टैंड फॉर सर वॉइस ब्रेक हो गई सर, दोबारा पूछेंगे प्लीज। पीवाई ईयर स्टैंड फॉर सर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का मतलब है जिस साल की इनकम की कैलकुलेशन चल रही है। हम 2025-26 की इनकम निकाल रहे हैं। सर जरा नेक्स्ट देखिए प्लीज। मिस्टर भुवन, इन्होंने टाटा लिमिटेड ज्वाइन की 1 अगस्त 2016। ग्रेड पे था 40,000, 1500, 52, 25, 72,000। He was also entitled to DA 80%, HRA 60%। अपने खुद के घर में रहते हैं। सर अगर कोई पर्सन अपने खुद के घर में रहता है ना, तो HRA की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, HRA फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले 1 अगस्त 2026, सॉरी 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22। फोर्टी, 41,500, 43, 44,500, 46, 47,500, 49।
5500, $52,000. अब सैलरी हो गई होगी 54,500. अब देखिए प्लीज, 1 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 25 और 1 अगस्त 25 से 31 मार्च 26. पहले सैलरी थी 52,000 अप्रैल में, जून जुलाई 4 महीने. फिर हो गई है 54,500 8 महीने. 20,800 2,08,000. और 4,36,000. तो बेसिक सैलरी 436, DA 80%, $3,48,800. और HRA 4,36,000 का 60%. DA 2,08,000 में 80%. और सर DA 80% दिया है ना, तो मैंने सीधा 436 का 80 निकाल दिया. और 52,000 और 2,08,000 में 80% करना. सर 4,36,000, सॉरी सर, basic salary is not 4,36,000. I am sorry. सर बेसिक सैलरी में तो दोनों को ऐड करके लिया जाएगा ना. $4,36,000 प्लस 2,08,000 बेसिक सैलरी में ऐड करके दिया जाएगा. एक्सट्रीमली 6,44,000. yes, 436 plus 2,08,000. It's 644. 6,44,000. सर 644 का 80,000% एंड 644 का 60%. It's 515,200. 386,400. है ना. ऐड करेंगे तो ग्रॉस सैलरी 15,45,600 आ जाएगी. और बस इस 15,45 600 में से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करूंगा, आ जाएगा 14,95,600. सर ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, खास तौर पर एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट. ऐसे ही जरा क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए प्लीज. बता रहे मिस्टर अंगद ज्वाइन द जॉब विद इन्फो
Tronics Limited on 1st December 2019 in the grade pay of 50,000, 3,000, 74,000, 5,000 and 1,14,000. हमें इनका ग्रेड पे गिवन है। अच्छा, इन्होंने जब जॉब ज्वाइन की ना, तो क्वेश्चन कह रहा है इनकी बेसिक सैलरी ना 56,000 से स्टार्ट कीजिए। जिस ग्रेड में ये थे वो 50 से स्टार्ट है, लेकिन इनकी सैलरी 50 से स्टार्ट नहीं है, इनकी सैलरी 56 से स्टार्ट है। तो हम कैलकुलेशन 56 से करेंगे अब ग्रेड पे। तो देखिए प्लीज, हिज बेसिक सैलरी इज फिक्स्ड एट 56,000। डीए मिलता है 90% का, एचआरए मिलता है 75% का, सीसीए मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है। प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए इनकम कैलकुलेट करके बतानी है। सर देखिएगा, 1 दिसंबर 2019 20, 21, 22, 23, 24। ट्वेंटी 26, वैसे 25 काफी है सर। 56,000 इनकी बेसिक थी, अब सैलरी 3-3 हजार रुपए करके बढ़ेगी। 56 से हो जाएगी 59, 62, 65, 68, 71, 74 और 74 होने के बाद अब 5,000 से बढ़ेगी 79। सर 1 दिसंबर को सैलरी चेंज होकर 74 हो गई, तो 1 अप्रैल 25 to 30th November 25। and 1st December 25 to 31st March 26। तो पहले जो सैलरी थी ना वो होगी 71,000। अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 8 मंथ्स के लिए फिर सैलरी हो गई है 74,000 सर 4 मंथ्स के लिए। तो देखिए प्लीज, 71,000 into 8 is 5,68,000। 74 into 4 is 2,96,000। 8,64,000 हो जाएगी बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी 864, डीए इज 90%, 864 का 90% निकाल दीजिए। $7,77,600। सर एचआरए 864 का 75%, 6,48,000। सीसीए सर, सीसीए तो 10,000 रुपए महीना फिक्स है, 1,20। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस
5,000 रुपीज पर मंथ है, 60,000 ऐड कर लीजिए, 8,64,000 प्लस 7,77,600 प्लस 6,48,000 प्लस 1,20,000 प्लस 60,000। सर ग्रॉस सैलरी आ रही है 24,69,600। स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दीजिए, 50,000 रुपए। $24,19,600 ये होगी इनकम अंडर द हेड सैलरी। सर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है सर, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारे दो कंसेप्ट बचे हैं सर सैलरी के, एक रिलीफ अंडर सेक्शन 89, एक कंसेप्ट और है व्हेन सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, ये हम कल कंप्लीट करेंगे और कल ही हम अपने पास न्यू रिजीम का कंसेप्ट स्टार्ट